वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हम हमारे लेक्चर नंबर 25, ब्लड रिलेशन एंड अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। ये हमारा रीजनिंग का लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के साथ ही हमारी मैथ्स और रीजनिंग का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक ब्लड रिलेशन की बात करूँ तो देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। इसको समझने में भी मज़ा आता है, क्वेश्चन करने में भी मज़ा आता है और इससे यूपीएससी में भी 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। यूपीएससी सेट में तो आते ही हैं, प्लस आपको नॉर्मल लाइफ में भी काफ़ी कुछ हेल्प करेगा ये टॉपिक, है ना, रिश्ते समझने के लिए। वैसे आजकल रिश्ते काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गए। ठीक है। और बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंदर में एक तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन देखेंगे और कुछ अदर क्वेश्चन देखेंगे जो कुछ टॉपिक में नहीं आते हैं, एक आध कोई। ठीक है। बाकी रीजनिंग में लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं टॉपिक्स के अंदर ही। ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में अगर बात करूं मैं आपको पर्टिकुलर इस टॉपिक की, तो देखो इसमें क्या है ना कि कुछ तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और एक सिस्टमेटिक तरीका है क्वेश्चन करने का। वो सिस्टमेटिक तरीका क्या है? वो है फैमिली ट्री अप्रोच। अब ये फैमिली ट्री का मतलब क्या होता है? फैमिली ट्री का मतलब होता है कि एक जनरेशन के लोगों को आप एक जनरेशन में लिखोगे, भाई बहन हस्बैंड वाइफ ये सब। ठीक है। बच्चे होंगे उनके तो नेक्स्ट जनरेशन, उनके मदर फादर हैं तो उसके ऊपर वाली जनरेशन, तो उसको एक लाइन में लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। बाकी आपको ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे ना तो पता पड़ेगा। इसके अलावा क्या याद रखना है इसके अंदर? इसके अलावा याद रखना है कि जेंडर, तो जैसे ही किसी का जेंडर क्लियर होगा क्वेश्चन में, अगर वो मेल है तो उसके ऊपर प्लस लिख देंगे, फीमेल है तो उसके ऊपर माइनस लिख देंगे। ठीक है। फेमिनिस्ट लोगों को इसके अंदर कोई ऐतराज करने की जरूरत नहीं है कि सर आपने मेल को प्लस क्यों लिया, फीमेल को माइनस क्यों लिया। ऐसा ही करते आ रहे हैं लोग सालों से, इसलिए हमने ले लिया। तो इसमें अगर किसी को, फेमिनिस्ट आदमी को, फीमेल को प्लस लिखना है और मेल को माइनस लिखना है तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल फ्री हैं, आप अपने हिसाब से लिखें। पर जो मेरी आदत है उसके हिसाब से मैं मेल को प्लस लिखूंगा और फीमेल को नेगेटिव लिखूंगा। ठीक है। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। ठीक है। 6 मेंबर दे दिए एक फैमिली के, जो है पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है। अब देखना कैसे कैसे क्वेश्चन किया जाता है। आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू। देखो स्पाउस ऑफ क्यू यानी कि क्या है, अगर मैं बात करूं इधर बना लेते हैं। चलो, आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू, आर और क्यू। ठीक है ना। अब स्पाउस में कौन आपका हस्बैंड है, कौन वाइफ है, ये अभी नहीं पता। तो क्या करोगे, इनको ऐसे लिखोगे और इसमें लिख दोगे हस्बैंड वाइफ, जिससे क्लियर हो जाए कि इनमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। एक जनरेशन में तो है पर इनमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, इसके लिए हमने एच डब्ल्यू शॉर्ट में लिख दिया इस लाइन के ऊपर। ठीक है। अभी क्लियर नहीं है जेंडर आर और क्यू का। ठीक है ना। और हिंदी में क्या लिख देगा वो, सिंपल पति पत्नी। ठीक है। स्पाउस का मतलब पति भी हो सकता है पत्नी भी हो सकती है। अब देखो, अब इसके बाद क्या आया, यू इज द मदर ऑफ टी। अब मुझे एक बात बताओ, यू और टी से कोई रिलेशन नहीं, अभी पता नहीं चल रहा ना आर और क्यू का, तो अभी इसको एक बार के लिए छोड़ दो। ठीक है। इसको एक बार के लिए अलग से लिख के छोड़ दो। यू इज द मदर ऑफ टी है सर, मदर है मतलब ऊपर वाली जनरेशन। ठीक है। और यू मदर है मतलब इसका जेंडर क्लियर फीमेल। टी का जेंडर क्लियर नहीं है क्योंकि मदर अगर है टी की तो टी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ठीक है। इसको मैंने अलग से लिख लिया क्योंकि यहाँ से इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा था। एस इज द डॉटर ऑफ यू, अभी भी इससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है पर यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। एस इज द डॉटर ऑफ यू, यू की डॉटर है एस, तो एस का जेंडर क्लियर। अब प्लस क्या कि देखो, यू जो है वो टी की मदर थी और यू की बेटी एस है, इसका मतलब क्या है कि ये आपस में सिबलिंग है सर। ये क्या है, ये आपस में सिबलिंग है, ये भाई बहन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, आपस में सिबलिंग है। ठीक है। पीस डॉटर इज टी, पी की बेटी टी है। अब मेरी बात समझो कि टी की मदर है यू और टी जो है वो पी की भी डॉटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके हस्बैंड भाई साहब जो है वो क्या है, पी है। समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से बनाना होता है। ठीक है। पीस डॉटर टी दिया हुआ है आपको और टी जो है वो आपको पता है कि यू इनकी मदर है। इसका मतलब क्या है, ये मदर अगर है और ये इसकी डॉटर है तो मतलब मदर के अलावा क्या बचे, फादर। ठीक है। तो ये इनके फादर हो गए। ठीक है। आर सन इज पी। अब देखो यहां से अब ये जुड़ेगा यहाँ पे। आर जो है इनका बेटा पी है, इनका बेटा है पी। यहाँ से भी क्लियर हो गया जेंडर भाई साहब का। अब इनको उठा के ले आओ। ठीक है। मतलब यहाँ इनकी ये वाइफ थी और इनके ये 2 बच्चे हैं, टी और एस, जिसमें एस का जेंडर क्लियर है। किस किस का जेंडर क्लियर है वो समझ में आ गया आपको? जी हाँ, समझ में आ गया। यू का जेंडर क्लियर है, पी का जेंडर क्लियर है, एस का क्लियर है। टी का मुझे नहीं पता पड़ा, आर और क्यू का मुझे नहीं पता पड़ा। देयर आर
टू कपल्स इन द फैमिली। ठीक है, यहाँ पर दो कपल हैं फैमिली के अंदर, दो कपल मिल गए, आर और क्यू है, यू और पी है, और ये तो भाई बहन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सॉरी, हाँ, टी का जेंडर भी तो क्लियर हो गया यहाँ पे, पी इज डॉटर इज टी है ना, तो टी का जेंडर भी क्लियर है आपका कि ये भी क्या है, आपकी फीमेल है। ठीक है, हाँ, चलो ठीक है, टी का जेंडर भी क्लियर हो गया था। समझ में आ गया यहाँ तक मैंने फैमिली ट्री कैसे बनाया। सबसे पहले इसने क्या बोला, आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू, तो मैंने यहाँ पे आर और क्यू में स्पाउस का रिलेशन बना दिया। इसके बाद इसने बोला यू इज द मदर ऑफ टी। ठीक है, यू का जेंडर क्लियर, टी का भी क्लियर नहीं। एस इज द डॉटर ऑफ यू। ठीक है, तो यू की डॉटर एस है, एस डॉटर है, तो इसका जेंडर क्लियर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, एस इज द डॉटर ऑफ यू, पीस डॉटर इज टी। तो पी की डॉटर, अगर टी जो है वो पी की भी डॉटर है, इसका मतलब क्या है कि यू के हस्बैंड है पी भाई साहब। ठीक है, और पी का जेंडर है मेल। ठीक है, और टी को कौन हो गई, आपकी डॉटर हो गई, तो मतलब क्या है कि ये आपकी फीमेल हो गई, इसका जेंडर यहाँ पे क्लियर हो गया। आर सन इज पी, अब यहाँ से ये जुड़ेगा कि आर का बेटा पी है, और फिर इस पूरे को आपने, इस पूरे को इधर ले आके लिंक कर दिया। अब देखो, दो कपल फैमिली, आपका कंडीशन फुलफिल हो गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है ना, क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी। अब टी में देखो, टी के फादर की, अब ये ऊपर वाली जनरेशन है, लेकिन आर और क्यू का यहाँ पर आपका क्लियर नहीं हुआ जेंडर, तो जरूरी नहीं है ना कि जो ये क्यू भाई साहब या बहन जी है, ये ग्रैंड फादर ही हो, ये ग्रैंड मदर भी तो हो सकती है। क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ डी, जरूरी नहीं है सही हो। क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, सिमिलरली भाई ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर है पता नहीं है हमारे को। आर इज द मदर ऑफ पी, आर पी की मदर है क्या, जी नहीं, ये भी चीज क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर नहीं है। आर का बेटा पी है, लेकिन ये मदर है या फादर है, यानी क्यू और आर का जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम मदर है, फादर है, ग्रैंड फादर है नहीं कह सकते। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, टी जो है ये क्यू की ग्रैंड डॉटर है, हाँ ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ग्रैंड डॉटर मैं टी को कह रहा हूँ, तो टी का मुझे, डॉटर का मुझे पता है कि हाँ ठीक है ये डॉटर है, इसका फीमेल है जेंडर, तो ये बात एकदम ठीक है, टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। ये बात तो हो गई ठीक, समझ में आ गया आपको, क्योंकि क्यू का जेंडर क्लियर हो या नहीं, ग्रैंड डॉटर तो ग्रैंड डॉटर रहेगी, चाहे आप दादा हो या दादी हो। ठीक है, डॉटर का आपको पता होना चाहिए, तो उसका फीमेल हो रहा है, पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक समझना, अब एक बात सुनो, एक्चुअली हुआ क्या था, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन डिलीट किया था, बताओ क्यों, क्यों किया था। अब ध्यान से देखो आप, डी तो आपका ठीक है, चलो ठीक है, अब स्टेटमेंट नंबर ए और बी देखना है एक बार, क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ गलत हो सकते हैं क्या, मुझे एक बात बताओ। डी को मैं ठीक कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या हुआ, ए और बी गलत है। तो अगर आप ए और बी को ध्यान से देखोगे, तो क्यू और टी में रिलेशन है, एक में लिखा है ग्रैंडफादर, एक में लिखा है ग्रैंड मदर, तो दोनों में से एक स्टेटमेंट तो ठीक है ना। भाई क्यू का या तो जेंडर मेल है या फीमेल है, या तो ये टी की ग्रैंडफादर है और क्या ग्रैंड, या तो ग्रैंड मदर है। आप लेकिन ये थोड़ी कह सकते हो कि दोनों ही नहीं है। ठीक है, इस चक्कर में ये क्वेश्चन डिलीट हुआ। ठीक है, पर आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना, आपको तो जहाँ पे क्लियर हो रहा है वहां पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ क्लियर हो रहा है, ये इसका आंसर है। अगली बार यूपीएससी ये गलती नहीं करेगी, यूपीएससी यहाँ पर क्यू की जगह क्या लिख देगी, आर लिख देगी, जैसे मैंने आर लिखा, तो यहाँ पर कोई सिमिलर वो चीज़ नहीं हुई कि दोनों ऑप्शन में से एक सही हो जाए। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ सही हो सकती है, दोनों ही चीज़ गलत हो सकती है। ठीक है, इस चक्कर पे इन्होंने ये दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब आपने एक क्वेश्चन समझ लिया, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करने का ट्राई करो। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा, अब ध्यान से देखना ना। अ फैमिली ऑफ टू जनरेशन, क्या लिखा हुआ है, दो जनरेशन है। ठीक है ना, कितनी जनरेशन है, दो जनरेशन। ये डेटा भी काम का होता है, फ्री का नहीं होता, काम का डेटा होता है। कंसिस्टिंग ऑफ सिक्स मेंबर्स, इसमें सिक्स मेंबर है, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, हैज थ्री मेल्स एंड थ्री फीमेल्स, ओके वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, तीन मेल है और तीन फीमेल है। ठीक है, तो जैसे ही किसी जेंडर क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ से हम देख के पता कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से हम देख के पता कर लेंगे कोई मेल या फीमेल क्या होगा। ठीक है, तो इस डेटा को अपने लिख लिया। देयर आर टू मैरिड कपल्स, देख लो दो मैरिड कपल है, दो मैरिड कपल है, एंड टू अनमैरिड सिबलिंग, दो मैरिड कपल मतलब लोग कितने हो गए, चार। ठीक है, और दो अनमैरिड सिबलिंग है, और दो क्या है, सिबलिंग है, और वो दोनों अनमैरिड है, सिबलिंग भी है और अनमैरिड है। ठीक है, ये सारा डेटा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दो अनमैरिड सिबलिंग है, ये सब डेटा दे दिया, दो जनरेशन होंगी, यानी दो ही जनरेशन बनेंगी,
3 इसमें मेल होंगे, 3 फीमेल होंगे, 2 इसमें मैरिड होंगे। सिंपल सी बात क्या है, 2 मैरिड कपल है, इसका मतलब 4 लोग मैरिड है, 2 मेल और 2 फीमेल, और 2 सिबलिंग भाई बहन होंगे जो कि अनमैरिड होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। समझ में आपको आ रहा है? ठीक है, अब देखते हैं इसने फैमिली ट्री कैसे बनवाया। यू इज पीस डॉटर, पी भाई साहब है इनकी, सॉरी भाई साहब बहन जी कोई भी हो सकते हैं, पी है इनकी डॉटर है यू, यू का जेंडर क्लियर, ठीक है। एंड क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, देखो क्यू आर की मदर इन लॉ है, ठीक है, पर अभी इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा ना, तो मतलब क्या है, क्यू आर की मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ होने का क्या मतलब है कि ये आर है, ठीक है, इनकी मदर इन लॉ, मदर इन लॉ क्या हो सकता है भाई, सास है, ठीक है, इनकी सास है क्यू, मदर इन लॉ मतलब क्यू का मुझे जेंडर क्लियर। इसका मतलब क्या है, मदर इन लॉ कब होगी, जब आपकी शादी हो रखी होगी, ठीक है, यानी कि आर भी आपका मैरिड है और आपकी मदर इन लॉ है, ठीक है, एक क्यू, यानी फादर इन लॉ भी कोई होगा आपका, और आपका कोई हस्बैंड भी होगा, ठीक है ना, कोई यहाँ पर आपका हस्बैंड भी होगा, और उनकी ये मदर होगी, ठीक है, चलो देखते हैं, है ना। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि मदर इन लॉ में आप बहू ही हो, आप दामाद भी हो सकते हो, ठीक है, तो ये क्लियरिटी आप दिमाग में रखना एक बार के लिए। तो आपने प्लस माइनस लिख लिया। हाँ, ये श्योर है कि क्यू का जो जेंडर है वो फीमेल है। टी इज अनमैरिड मेल, टी अनमैरिड मेल है, टी क्या है, टी अनमैरिड है और मेल है, टी अनमैरिड है और मेल है, ठीक है सर। और एस जो है वो एक मेल है, एस क्या है, मेल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि बस इतना डेटा है, और अब आपको इन सबको यूज करके फैमिली ट्री बनाना है। देखो काफी रॉ डेटा है, अब थोड़ा सा हमें इसमें कंडीशंस बैठानी पड़ेगी कि देखिए कैसे कंडीशन बन रही है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब यहाँ देखना, देखो अब आपके पास दो ही, आपको याद रखना जनरेशन आपको दो ही लेनी है, 3 मेल लेने हैं, 3 फीमेल लेने हैं, 2 मैरिड कपल लेने हैं, और 2 अनमैरिड वो लेने हैं, सिबलिंग लेने हैं, जिसमें से एक मेल एक फीमेल है, वो समझ में आ गया, मेल मुझे मिल गया टी, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब इसको और इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर आर भाई साहब, आर भाई साहब है जो भी है आर है, और इनकी मदर इन लॉ दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, इनकी मदर इन लॉ दे रखी है, और यहाँ पर पी है, और पी की क्या है, यू इज पीज डॉटर, ठीक है, पी की डॉटर दे रखी है आपको यू। अब इसको और इसको देख के आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्या कि दो ही अगर जनरेशन है, तो इसका मतलब क्या है कि जो क्यू अगर आपकी सास है और यहाँ पर इनका कोई हस्बैंड होगा, तो वो पी होगा या नहीं होगा, सिंपल सी बात है कि वो पी ही होगा, और कोई हो नहीं सकता, ठीक है, और कोई हो नहीं सकता। अब यहाँ देखो आप, मैंने आपको क्या समझाता हूँ, जो दो सिबलिंग है, वो दो सिबलिंग है, उसमें एक मेल एक फीमेल है। अब टी आपका अनमैरिड मेल है, तो दूसरी कौन सी होगी, फीमेल होगी, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि एस जो है वो अनमैरिड नहीं है सर, एस तो पक्का मैरिड है, क्योंकि ये मेल है, एक मेल मुझे अनमैरिड मिल गया था, ठीक है। और यहाँ पर किसका पति बिठाना है अभी, यहाँ पर किसका पति बिठाना है, आर का पति बिठाना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर का पति हो जाएगा, ठीक है, और क्योंकि दो ही जनरेशन है, तो ये इनके ही बच्चे होंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यू जो है वो भी इनकी बेटी है, पर इसकी भी शादी नहीं हुई, और इसका भाई कौन है, इसका भाई है एस, जो भी अनमैरिड है, ठीक है। तो देखो दो मैरिड कपल हो गए, ठीक है, दो अनमैरिड सिबलिंग हो गए, यहाँ पर इसकी सासू माँ हो गई, ठीक है, और ये इनके फादर हो गए, ये डॉटर हो गए। तो इस तरीके से दो तीन चीजें आपको बैठानी पड़ती है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसका एक बेटा है एस, इसकी ये वाइफ है आर, इसके दो बच्चे और हैं, एक है एस जो कि मेल है, और एक है यू जो कि है फीमेल, ठीक है ना। देखो 3 मेल हो गए, पी, ये एस 2 बार लिख दिया गया यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ एस नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा ना एस, यहाँ पे तो टी आएगा, ये गलती से लिख दिया, टी रह गया था ना अनमेरिड तो। हम्म, ये इनके दो बच्चे हैं यू और टी, जो कि अनमैरिड है, ठीक है, और ये इनका एक बच्चा मैरिड है एस, जिनकी वाइफ है आर, और ये पी फादर, और ये क्यू इनकी वाइफ, ठीक है, इस तरीके से बेटा। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आर इज यूज हस्बैंड,
आर इज यूज हस्बैंड नहीं, आर यू का हस्बैंड नहीं है, यू तो आपकी अनमैरिड है, खत्म। आर इज एस वाइफ, हाँ ये सही है, एस की वाइफ क्या है, आर है, बी आपका ठीक है। एस अनमैरिड है क्या, जी नहीं, नन ऑफ द अबव तो है नहीं, तो सेकंड बी आपका क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है ना। देखो इस तरह के क्वेश्चन काफी रेयर होंगे जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना उसको यूज करके थोड़ी कंडीशन दिमाग से बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, तब जाके वो बैठेगा। हो सकता है कि जब एक बार आप बनाओ तो कंडीशन नहीं बैठे, तो फिर से आपको करना पड़ेगा, तो ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी जब प्रैक्टिस करोगे ना इस क्वेश्चंस की, तो तब आप बनाना सीख जाओगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। आई होप अपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है, ए जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर, यहाँ पर 7 लोग हैं, ABCDEFG विथ 3 फीमेल, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या मिली, 3 फीमेल है सर, और टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, और 3 फीमेल है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 मेल है, ठीक है। जी आपकी विडो है, ठीक है, जी विडो, विडो मतलब विधवा, मतलब क्या हुआ कि जी का जेंडर मिल गया मुझे, और ये मिल गया कि इसका हस्बैंड कोई नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, नो हस्बैंड, चलो, है ना। अब इसके बाद जी इज विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर एफ। अब देखो डी है, डी ठीक है, इनके फादर है एफ, फादर हो गया तो जेंडर क्लियर, इनकी सिस्टर इन लॉ है। अब फादर की सिस्टर इन लॉ मतलब उनकी साली हो सकती है या भाभी हो सकती है, मतलब क्या हुआ अब कि यहाँ पर इनका कोई रिलेशन होगा, ठीक है, उसी जनरेशन में आपकी जी होगी जो कि आपकी फीमेल होगी। अब यहाँ तो या तो इनकी वाइफ आ सकती है यहाँ पर, या फिर इनका भाई आ सकता है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ कब हो सकती है, ठीक है, या तो इनकी वाइफ की बहन हो या तो फिर इनके भाई की वाइफ हो। अब क्योंकि जी जो है वो विडो है, याद रखना जी विडो है, मतलब क्या है कि अगर एफ का भाई अभी जो है वो जिंदा नहीं है फैमिली के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा यही है कि इनकी बहन, इनकी वाइफ की बहन हुई है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बी एंड डी आर सिबलिंग्स, ठीक है, अभी इनसे ये रहा डी, बी और डी सिबलिंग है, मतलब क्या है कि यहाँ पर भाई या बहन है इसकी बी, ठीक है। ए इज डॉटर ऑफ बी, बी की एक डॉटर है ए, डॉटर है मतलब ए का जेंडर फीमेल। सी इज कजन ऑफ बी, अब देखो सी इज कजन ऑफ बी, बी के फादर ये है, इनकी जनरेशन में ये मिल रहा हमें, ठीक है। कजन का मतलब क्या है कि जो जी है इनका, इनका बेटा या बेटी होगा आपका सी, सी इज कजन ऑफ बी। कजन कैसे हो सकता है, क्योंकि जनरेशन में यही है, इनके फादर की जनरेशन में जो होगा उसके बेटा या बेटी होगी, तो इसकी बेटी आपने यहाँ बिठा दी, ठीक है ना। अब बची हाँ जी, अब कौन कौन मिल गया मुझे, ए का मिल गया, बी का मिल गया, सी का मिल गया, डी हो गया, जी हो गया, एफ हो गया, बचा कौन, ई। ई मतलब क्या हुआ कि यहाँ मैंने आपको बोला था कि ई होगा, तो ई मतलब क्या है, ये इसकी वाइफ ही होगी, ठीक है, क्योंकि इनके जो भाई है वो अभी जिंदा है नहीं, भाई जिंदा नहीं है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इनके ई होंगे, और ये इसकी बहन होगी, ये हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, हु इज ई, ई कौन है, वाइफ ऑफ एफ, जी हाँ बिल्कुल सही। ग्रैंड मदर ऑफ ए, हाँ देखो ग्रैंड मदर ऑफ ए है, हाँ जी बिल्कुल सही है। आंट ऑफ सी, सी की आंट है, जी हाँ बिल्कुल, सी की मासी है, सी की आंट है, तीनों स्टेटमेंट ठीक, क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। तो कई बार क्या होगा ना, आपको बैठाना पड़ेगा चीज़ों को इस तरीके से ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन पे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है फैमिली ट्री हमें कैसे बनाना है और कैसे किस चीज़ों को बिठाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, करने का ट्राई करें। आई होप आपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स अमंग अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, ABCDEF, 6 लोगों की फैमिली है और आपको अब रिलेशनशिप के अनुसार बिठाना है। चलो, द नंबर ऑफ मेल इक्वल्स दैट ऑफ फीमेल्स, अब देखो नंबर ऑफ मेल फीमेल के इक्वल है। अब टोटल 6 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, टोटल 6 लोग हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मेल है और 3 फीमेल है। अच्छा हाँ देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक और क्लियरिटी बता दूं आपको मैं कि ई इसकी वाइफ ही होगी, कैसे पता पड़ा कि यहाँ पर ये मेरे पास था कि यहाँ पे 3 फीमेल है। देखो 2 फीमेल मुझे मिल चुकी थी, जी और ए,
तो तीसरी फीमेल ही होनी थी। तीसरी फीमेल ही होनी थी, इसका मतलब क्या है कि ई फीमेल है, और अगर फीमेल है तो उसका मतलब क्या होगा, वो एफ की वाइफ ही होगी, भाई नहीं हो सकता, और भाई तो वैसे भी उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ई ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। हाँ, वापस से आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, कि देखो टोटल नंबर ऑफ मेल इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल दिया हुआ है, टोटल 6%, तो मतलब क्या हुआ, 3 मेल है 3 फीमेल है। ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ। ए और ई सन्स ऑफ एफ, यानी कि एफ है और इनके बच्चे हैं ए, सन है तो मतलब जेंडर क्लियर। ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ। डी इज द मदर ऑफ टू, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, बस ये क्लियर है कि डी जो है ये 2 की मदर है। मदर है मतलब ये फीमेल है, जिसमें से एक तो मेल होगा और एक फीमेल होगा। ठीक है, ओके। बी इज द सन ऑफ ए। ठीक है, ए मेरे पास है, इसका सन है बी, सन है तो जेंडर क्लियर। देयर इज ओनली वन मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट यहाँ पर सिर्फ एक ही मैरिड कपल है। अब एक ही मैरिड कपल है, अब मेरी बात देखो ध्यान से, 3 मेल थे और 3 फीमेल थे। ठीक है, तीनों मेल मुझे मिल गए या नहीं मिल गए, ए ई और बी मुझे तीनों मेल मिल गए, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एफ फीमेल है। अब इसमें सिर्फ एक मैरिड कपल बिठाना है, और मुझे ये बिठाना है, डी को अभी बिठाना है, जिसका एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो बचा कौन, ए बी सी, सी बच गया अभी। ठीक है, सी बच गया। अब मेरी बात ध्यान से देखो कि जब इसका एक मेल है एक फीमेल है, तो देखो एक ही मैरिड कपल है, अब या तो वो एफ के साथ हो सकता है, या वो हो सकता है ए के साथ। अब जब इसका एक ही मेल एक ही फीमेल है, तो वो एफ के साथ तो इसकी जोड़ी बैठेगी नहीं, और वैसे भी नहीं बैठेगी क्योंकि ये भी फीमेल है ये भी फीमेल है। ठीक है, तो मैरिड कपल कौन होगा, ए वाला होगा, यानी कि इसकी वाइफ डी होगी। इनका एक बेटा जो मेल है वो तो बी हो ही गया, दूसरी जो बेटी है वो कौन होगी, सिंपल सी बात है कि वो सी होगी। ठीक है, यहाँ पर 3 आपको फीमेल मिल गई, एफ डी और सी, 3 मेल मिल गए, ए बी और ई, एक ही मैरिड कपल मिल गया, और सारी कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव। ए बी एंड सी आर फीमेल, ए बी सी फीमेल है क्या, जी नहीं, ए और बी तो मेल है। ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है, ए डी का हस्बैंड है। ई एंड एफ आर चिल्ड्रन ऑफ डी, नहीं, डी के चिल्ड्रन तो बी और सी है। ठीक है, डी इज डॉटर ऑफ एफ, एफ की डॉटर है क्या, जी नहीं, ये तो एफ के बेटे ए की वाइफ एंड डॉटर इन लॉ है, तो बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वही चीज है, बस केवल अलग अलग तरीके से क्वेश्चन घुमाया हुआ है। अगर आप फैमिली ट्री ढंग से बनाओगे, यहाँ पर चीजों को कंडीशंस को ध्यान में रखोगे, उनको सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पर तुरंत के तुरंत जिसका जेंडर क्लियर होता जा रहा है उसको लिखते जाओगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, करने का ट्राई करो। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। 4 पर्सन है ए बी सी डी, कंसिस्टिंग ऑफ 2 मैरिड कपल, ठीक है, 4 लोग हैं, 2 मैरिड कपल है, यानी चारों मैरिड है। ठीक है, आर इन अ ग्रुप, बोथ द वुमेन आर शॉर्टर देन देयर रेस्पेक्टिव हस्बैंड, यानी क्या इन्फॉर्मेशन मिली मुझे कि जो भी हस्बैंड होगा ना, उसकी वाइफ, उसकी जो हाइट है वो अपनी वाइफ से ज्यादा होगी, सिर्फ अपनी वाइफ से। ठीक है, यानी कि जो भी वाइफ है उसकी हाइट अपने हस्बैंड से कम होगी, या फिर जो भी हस्बैंड है उसकी वाइफ, सॉरी जो भी हस्बैंड है उसकी हाइट अपनी वाइफ से ज्यादा होगी। अब देखते हैं, ए इज द टॉलेस्ट अमंग द 4। अभी आपको बात समझ में ही नहीं आई, देखो यहाँ पे बनाता हूँ, ये हस्बैंड, ये वाइफ, ये हस्बैंड और ये वाइफ। अगर ए जो है वो चारों में टॉलेस्ट है, तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर ए सबसे टॉलेस्ट है तो पहली बात तो ये हुई कि वो एक मेल है, क्यों, क्योंकि जो हस्बैंड लोग हैं उनकी हाइट अपनी वाइफ से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, ए जो है वो सबसे टॉलेस्ट है, मतलब एक कपल में वो एक मेल है। सी इज टॉलर देन बी, अभी ये इन्फॉर्मेशन कुछ क्लियर नहीं कह रही, सी इज टॉलर देन बी। ठीक है सर, डी इज बीस ब्रदर, ओके, एक चीज क्लियर, अच्छा हाँ, सी इज टॉलर देन बी एंड डी इज बीस ब्रदर। अब देखो डी बी का ब्रदर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डी का जो जेंडर है वो मेल है। मेल की कितनी जगह बची है, मेरे पास एक ही जगह बची है, ये। और अगर डी जो है वो बी का ब्रदर है, मतलब क्या है, इसकी वाइफ तो बी नहीं है ना, तो वो किसकी वाइफ है, बी की वाइफ है, और ये क्या रिलेशन हो गया इनका, ब्रदर सिस्टर वाला। ठीक है,
ठीक है सर, जिसमें डी ब्रदर है और ये है सिबलिंग हो गए दोनों, तो ए बी और ये हो गया सी। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, सी की हाइट जो है वो बी से ज़्यादा है, तो ये दोनों वाइफ्स हैं। ठीक है, ये दोनों वाइफ्स हैं, सी की हाइट बी से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें मुझे हाइट का क्या सीन पता पड़ा, हाइट का ये सीन पता पड़ा कि ए की हाइट बी से ज़्यादा है। ठीक है, डी की हाइट सी से ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि डी आपका है सी का हस्बैंड, तो हस्बैंड की भाई हाइट जो है वो ज़्यादा है। और एक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सी इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ठीक है। इन दिस कंटेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बताना है। और ऑल फोर है फैमिली टाइज, हाँ जी, सबके रिलेशन आपस में है, उनके ये भाई बहन है, तो ये फैमिली टाइज तो है, ये स्टेटमेंट ठीक है। बी इज द शॉर्टेस्ट अमंग द फोर, देखना जरा एक बार भाई, देखो ए बी सी और डी। ठीक है, अब जहां देखेंगे ए जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है सर, डी सी से बड़ा है और सी बी से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी सबसे छोटा होगा, नहीं हुआ। ठीक है ना, बी सबसे छोटा हो गया, क्योंकि ए भी बी से बड़ा है और डी सी से बड़ा है और सी बी से बड़ी है, तो बी सबसे छोटा होगा, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सी इज टॉलर देन डी, सी इज टॉलर देन डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसकी वाइफ है, तो ये टॉलर तो नहीं हो सकती, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यही आंसर है, ए इज बी हस्बैंड है। ठीक है, सी इज टॉलर देन डी नहीं है, सी इसका आंसर हो गया, इनकरेक्ट आपसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करने का ट्राई करो। तो अब आ गए हैं यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन, यानी डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी और ब्लड रिलेशन के टॉपिक कैसे मिलाया है वो देखो। कंसीडर द क्वेश्चंस एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन जो है आपका, इस जेड ब्रदर ऑफ एक्स, जेड ब्रदर ऑफ एक्स ये रिलेशन है या नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ यस और नो, दोनों चीजें मुझे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियरिटी आनी चाहिए कि ये इसका ब्रदर है या नहीं, नहीं भी है तो भी ये स्टेटमेंट आपको मैंने पहले भी समझाया था, डेटा सफिशिएंसी के अंदर मुझे क्वेश्चन का आंसर यस और नो में देना होता है और मुझे प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंचना है। ठीक है, जहां पर क्लैरिटी आ जाएगी, चाहे वो नो में ही आ रही हो, तो वो उस हिसाब से डेटा सफिशिएंट होता है, उस हिसाब से स्टेटमेंट सही होते हैं। ठीक है ना, चलो स्टेटमेंट नंबर 1 विथ और एसओपीस हम वही चीज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई का ब्रदर है। ठीक है, एक्स का जेंडर क्लियर, वाई का जेंडर क्लियर नहीं है। वाई इज द ब्रदर ऑफ जेड। ठीक है सर, वाई ब्रदर ऑफ जेड, यानी कि वाई का जेंडर क्लियर मेल और जेड, जेड का जेंडर क्लियर हुआ, जी नहीं सर नहीं हुआ। तो अब सिर्फ पहला स्टेटमेंट देखो, क्या इससे ये चीज मिल रही है मुझे, जेड इज द ब्रदर ऑफ एक्स, नहीं सर नहीं मिल रही। क्यों, क्या मैं नो, क्योंकि इसमें जेड का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा। ये है कि हाँ सर, ये जो है भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, यानी मैं यस और नो दोनों ही कहने की कंडीशन में नहीं हूँ, तो इसका मतलब क्या है, केवल स्टेटमेंट 1 से तो मुझे आंसर नहीं मिल रहा, कोई कंक्लूजन पे मैं नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि जेड का जेंडर ही क्लियर नहीं हो पा रहा। सेकंड स्टेटमेंट, एक्स वाई जेड आर सिबलिंग, कुछ भी नहीं, एक्स वाई जेड सिबलिंग है, मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, केवल स्टेटमेंट 2 से भी कुछ भी नहीं मुझे मिल रहा। अब अगर मैं दोनों को मिला के भी देखूं तो भी नहीं हो रहा, क्योंकि जेड का जेंडर इन दोनों में ही क्लियर नहीं हो पा रहा, जबकि मुझे जेड का जेंडर क्लियर चाहिए। जब तक जेड का जेंडर क्लियर नहीं होगा मैं किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए दोनों स्टेटमेंट जो है सफिशियंट नहीं है, आंसर नंबर डी। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इसी टाइप का है, करने का ट्राई करो। आई होप क्वेश्चन क्या होगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूडिंग क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स। देखो देयर आर 5 मेंबर्स ए बी सी डी ई इन अ फैमिली। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, ई और बी में क्या रिलेशन है, जहां पर ये क्लियर हो गया वहां पर मेरा क्वेश्चन पूरा। चलो देखते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए और बी, बस इतना लिखा हुआ है मैरिड कपल है, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ है, बस स्टेटमेंट 1 में इतना है, तो स्टेटमेंट 1 से तो कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा। स्टेटमेंट 2, डी इज द फादर ऑफ सी, डी सी फादर है, मतलब इसका जेंडर क्लियर, सी का कोई जेंडर क्लियर नहीं।
ठीक है, स्टेटमेंट नंबर थर्ड, ई इज डी सन, डी का बेटा है ई। ठीक है सर, स्टेटमेंट तीन, डी का बेटा है ई। स्टेटमेंट चार, ए एंड सी आर सिस्टर्स, ए एंड सी सिस्टर्स है, मतलब दोनों का जेंडर क्लियर। अब मुझे देखना है कि इन चार में से कौन कौन से स्टेटमेंट का यूज करके मैं ई और डी, मुझे रिलेशन चाहिए ई और बी में। ठीक है, तो अब देखो बी आ रहा है स्टेटमेंट वन के अंदर, है ना। स्टेटमेंट वन में डी, स्टेटमेंट वन में आ रहा है ए और बी हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, अब ए और बी किस में है, तो स्टेटमेंट फोर के अंदर। चलो स्टेटमेंट वन का मैं और फोर का यूज कर रहा हूँ, एक बार देखते हैं क्या फैमिली ट्री बन रहा है। तो ए और बी हस्बैंड वाइफ है और ए और सी बहनें हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, ए का जेंडर मुझे क्लियर हो गया कि ये फीमेल है, तो ये क्या होगा, मेल होगा। ये आपके हस्बैंड वाइफ है और ये इनकी सिस्टर है सी। ठीक है, ये क्या है, ये इनकी सिस्टर है सी, ए की। चलो ठीक है, अब मैंने स्टेटमेंट वन और फोर का यूज कर लिया, पर अभी तक मुझे रिलेशन नहीं मिला। अब मुझे सी, ए और बी, इन इन तीनों में से ई से जो जुड़ रहा हूँ ना वो देखना है। सी, ए और बी, तो सी और डी है मेरे पास तो। ठीक है, सी के साथ तो मेरे पास डी का रिलेशन है। चलो क्या है कि डी की डी जो है वो, डी इज द फादर ऑफ सी। ठीक है सर, सी के फादर है डी। ठीक है सर, ओके। अब इसके बाद मुझे एक और स्टेटमेंट नंबर दो का यूज कर लिया मैंने। अब स्टेटमेंट नंबर तीन में देखते हैं, तो डी और ए का रिलेशन है। तो वो क्या है कि डी का सन है ई। ठीक है, ई इज डी सन, यानी कि डी का एक और बेटा है और वो है ई। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। अब बी और ई में रिलेशन आ गया या नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया सर। यानी कि ई, ई की बहन सी भी है और ए भी है। ठीक है, यानी कि बहन का हस्बैंड यानी जीजा जी है। तो ये इस स्टेटमेंट को प्राप्त करने के लिए मुझे चारों आपको यूज करने पड़े, नहीं करने पड़े, बिल्कुल सर, चारों स्टेटमेंट मुझे यूज करने पड़े और मेरे को रिलेशन मिल गया। मतलब ऑल फोर स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहाँ तक ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन पूरे होते हैं। जितने भी कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन है मैंने सब करा दिए हैं। इसके बाद आप सिंपल क्वेश्चन तो आराम से कर ही लोगे, पर यूपीएससी में थोड़ा सा घुमा के ही आता है, इसलिए मैंने सारे यूपीएससी के ही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, मेन चीज़ है देखो, अप्रोच समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन को डील करने की। इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस है और ये टॉपिक इजीली हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम क्या है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं, है ना। मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या है, मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं डेटा सफिशिएंसी के प्योर क्वेश्चन। देखो अब तक हमने जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन किए हैं ना, वो हमेशा किसी ना किसी टॉपिक से मिक्स करके पूछे हुए होते हैं। ठीक है, और जनरली आएगा भी ऐसा, पर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहां पर वो प्योरली डेटा सफिशिएंसी का ही क्वेश्चन हो, किसी और टॉपिक से खास कुछ मिक्सिंग नहीं की गई हो। तो वो क्वेश्चन देखो और ये आप कर सकते हो, करने का ट्राई करो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आई होप आपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। देखो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, देयर आर नॉट मोर देन टू फिगर्स ऑन एनी पेज ऑफ ए 51 पेज बुक। स्टेटमेंट वन ये कह रहा है कि 51 पेज की बुक है और उसमें हर पेज पे मैक्सिमम दो फिगर है। मैक्सिमम दो फिगर होने का क्या मतलब है कि जीरो भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं और टू भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि फिगर टोटल अगर मैं देखूं तो जीरो से लेकर 102 तक हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट वन कह रहा है, क्यों, क्योंकि 51 पे मैक्सिमम दिया हुआ है ना आपको, मिनिमम तो दिया ही नहीं हुआ। तो मिनिमम तो फिगर है नहीं, मैक्सिमम दो हो सकते हैं, तो मिनिमम जीरो भी हो सकते हैं। तो सभी पेजेस से मान लो कोई भी फिगर नहीं है, तो 51 मल्टीप्लाई जीरो जीरो। और अगर दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन ले लूँ कि सभी पेजेस पे दो हैं, तो 102। ये सिर्फ स्टेटमेंट वन कह रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट टू क्या कह रहे हैं, देयर इज एटलीस्ट वन फिगर ऑन एवरी पेज। ठीक है, कम से कम एक फिगर है हर पेज पे, कम से कम दे दिया इसने। तो स्टेटमेंट टू में कम से कम अगर एक फिगर है तो क्या हो गया, 51 फिगर तो होंगे ही। और कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम दिया नहीं है, तो मतलब इन्फिनिटी फिगर हो सकते हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट को देखना आप। ठीक है, आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन द बुक, क्या 100 से ऊपर फिगर है। केवल स्टेटमेंट वन देखो, तो केवल स्टेटमेंट वन पे हम कोई कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं कि 100 से ऊपर ही फिगर होंगे, जी नहीं, नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि 0 से 102 के बीच में कितने भी हो सकते हैं। अब केवल सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं,
51 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी 51 से ऊपर है पर 100 से ऊपर श्योर नहीं है, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और केवल स्टेटमेंट 2 से तो हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे कि 100 से ऊपर फिगर होंगे। ठीक है, अब दोनों को मिला के देख लेते हैं। दोनों को मिला के अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर रेंज है 0 से 1 से 2 और यहाँ पर रेंज है 51 से इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों स्टेटमेंट को मिलाऊं मैं तो 51 से लेकर 102 के बीच में कितने भी फिगर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 से बड़ा मैंने 51 ले लिया। यहाँ पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 102 ही हो सकते हैं। तो इस दोनों स्टेटमेंट का यूज करके भी मैं 100% नहीं बोल पा रहा कि 100 से ऊपर फिगर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कंडीशंस दोनों मिल रही है मुझे, 100 से ऊपर वाली भी मिल रही है और 100 से नीचे वाली भी मिल रही है, यानी कोई कंक्लूजन पे मैं नहीं पहुंच पाया, यानी कि दोनों सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डेटा सफिशिएंसी का ही है पर दिमाग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ना और करने का ट्राई करना। आई होप आपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया। क्या कह रहे हैं सर? इफ 5 स्टोरीड बिल्डिंग विथ फ्लोर्स फ्रॉम 1 to 5 इज पेंटेड यूजिंग 4 डिफरेंट कलर्स, यानी क्या है? 5 माले की एक बिल्डिंग है, यानी कि 5 माले हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, इसमें 4 डिफरेंट कलर यूज करना है सर आपको। 4 कलर है मेरे पास एंड ओनली 1 कलर इज यूज टू पेंट अ फ्लोर, यानी एक, अगर जैसे मान लो मुझे फर्स्ट फ्लोर पेंट करनी तो पूरी फर्स्ट फ्लोर पे मैं एक ही कलर यूज करूंगा। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर पे 2 कलर यूज कर लिया, सिमिलरली सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सब पे एक कलर यूज होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने फर्स्ट फ्लोर पे कलर यूज किया है वो मैं किसी और फ्लोर पे नहीं कर सकता, वो मैं कर सकता हूँ। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक फ्लोर पे एक कलर होगा। ठीक है ना, वही कलर मैं दूसरे फ्लोर पे कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन पूरी फ्लोर किसी एक कलर से ही होगी। ठीक है ना, चलो अब ये स्टेटमेंट्स हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन क्या है? टू एंश्योर दैट एनी 2 consecutive फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर्स। अब जो ये 3 कंडीशन दी हुई है, इससे जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि कोई भी दो जो कंसेक्यूटिव फ्लोर है, हमें ये इंश्योर करना है कि दो लगातार फ्लोर पे सेम कलर नहीं हो। तो वो किस स्टेटमेंट से हो सकता है? चलो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द मिडल 3 फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स। मिडल 3 फ्लोर्स कौन सी है? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो ऐसे करता हूँ मैं, कलर नंबर 1 2 3 4 बोल देता हूँ, है ना। तो अगर बीच की तीनों अलग अलग कलर की हुई, मान लो इस पे कलर नंबर 1 करा, इस पे कलर नंबर 2 करा, इस पे कलर नंबर 3 करा, तो क्या आप श्योर हो सकते हो कि जो दो लगातार वाली फ्लोर है उन पर अलग अलग कलर होगा? अब मेरी बात देखो, टोटल 4 कलर थे आपके पास। ठीक है, 1 2 3 आपने यूज कर लिया, तो मान के चलो, मान लो मैंने यहाँ पर कलर नंबर 4 कर लिया। अब अभी भी मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है ना कि यहाँ पर मैं कलर नंबर 1 यूज कर लूँ। जैसे मैंने कलर नंबर 1 यूज किया तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों कंसेक्यूटिव हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि केवल स्टेटमेंट 1 तो नहीं चलेगा काम, केवल स्टेटमेंट 1 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इतना मेरा क्लियर हो गया। पर ये आपको लिख के रखना है कि हाँ स्टेटमेंट 1 का ये मतलब है। ठीक है, इससे क्लियर नहीं हो रहा पर कुछ। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट 1 से। सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। द सेकंड एंड द फोर्थ फ्लोर आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सेकंड और फोर्थ फ्लोर को आप डिफरेंट कलर कर दो। चलो मान लो इसको मैंने 1 कर दिया, इसको मैंने 2 कर दिया। ठीक है, माना है मैंने एक बार। अब मेरे पास दो कलर बचे 3 और 4। तो अगर मैं मान लो इसको ऐसे भी कर दूं 3 और इसको 4, तब भी मुझे एक कलर जो है यहाँ पर खाली बच जाएगा और इसमें मैं नंबर 2 कलर कर सकता हूँ ना। जैसे मैं नंबर 2 कलर करूँगा तो फिर वही बात कि कलर सिमिलर बैठ सकते हैं, इसमें भी कोई एंश्योर बात नहीं है स्टेटमेंट सेकंड के अंदर भी। अब स्टेटमेंट थर्ड देखते हैं। फर्स्ट एंड फिफ्थ फ्लोर आर पेंटेड इन रेड। अच्छा, फर्स्ट और फिफ्थ जो है वो रेड कलर में पेंट कर दिया। चलो उसको वापस यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार के लिए, क्योंकि वो जगह नहीं बची। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब ये कह रहे हैं फर्स्ट और फोर्थ को रेड कलर, रेड मतलब कोई सा भी एक कलर है ना। तो रेड को मान लो मैं कलर नंबर 1 ले लेता हूँ, तो फर्स्ट पे भी कलर नंबर 1 और फिफ्थ पे भी कलर नंबर 1। अब मेरी बात देखो, आपको 3 कलर यूज करने हैं, 2 3 4। अब इस 2 3 4 को आप बीच तीन वालों में कहीं पे भी लिख लो। मान लो मैं यहाँ 3 लिख लूँ, यहाँ 2 लिख लूँ, यहाँ 4 लिख लूँ, या कैसे भी घुमा दूँ इसको, कभी भी ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई भी दो फ्लोर सेम कलर की होगी, क्योंकि जो सेम कलर, देखो टोटल 5 फ्लोर है और 4 कलर मुझे यूज करने हैं, तो कोई भी दो फ्लोर पे सेम कलर होगा। जब मैंने फर्स्ट और फिफ्थ नंबर की
पे सेम कलर यूज कर लिया तो बाकी 3 पे डिफरेंट होगा और लगातार 2 जो है वो नहीं आएंगी। मतलब केवल स्टेटमेंट 3 आपका सफिशिएंट है ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी 2 फ्लोर्स पे सेम कलर नहीं हो। तो केवल 2 स्टेटमेंट सफिशिएंट है जी नहीं, हाँ केवल स्टेटमेंट 3 सफिशिएंट है। ठीक है, 1 और 2 को एक साथ यूज करके भी सफिशिएंसी नहीं मिलेगी और 3 तो सफिशिएंट नहीं है, ऐसा नहीं है, 3 सफिशिएंट है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इजीली हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है अगर आप हल्का फुल्का दिमाग लगा लेते हो तो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन करने का ट्राई करो। देखो ध्यान से समझना। ए प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ अ बुक स्टार्टिंग विथ 1 एंड यूजेस 3089 डिजिट इन ऑल, हाउ मेनी पेजेस डज द बुक हैव। क्या कह रहा है, एक प्रिंटर है, ठीक है ना, वो एक बुक प्रिंट करता है जिसमें पेज शुरू होते हैं 1 से। टोटल जो डिजिट उसने यूज करे हैं, डिजिट का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ 239, तो मैंने इसमें 3 डिजिट यूज किए ना। तो इस तरीके से कह रहा है कि टोटल जो डिजिट उसने यूज किए हैं वो है 3089। तो उस बुक में कितने पेजेस थे, 1040 थे, 48 थे, 49 थे या 50 थे। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो जहाँ हमें डिजिट्स निकालने हो तो कैसे करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं सर। देखो, जैसे कि एक 1 डिजिट नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 to 9 तक होता है। अब इसको लिखने में कितने डिजिट यूज होंगे, एक ही होगा ना। और ये शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से, है ना। तो ये कितने हो गए डिजिट, 9 डिजिट यूज हो गए। ठीक है, फिर होगा 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर होता है 10 से लेकर 99 तक। टोटल नंबर कितने हो गए सर, तो 99 में से 9 माइनस कर दो, 90 नंबर्स हो गए टोटल। ठीक है ना, अब 10 मत माइनस कर देना क्योंकि 10 तो यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है ना। तो टोटल हो गए 90 नंबर्स। 90 नंबर्स है और ये 2 डिजिट नंबर है, तो मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2, 180 डिजिट्स लगेंगे इनको लिखने में। फिर आपके आएंगे 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर होता है 100 से लेकर 999 तक। अब ये कितने नंबर हो गए देखना जरा, 999 में से इसमें से एक कम करो 99, तो 999 में से 99 माइनस कर दो, कितने हो गए 900। अब 900 में से 3 करो मल्टीप्लाई, ये कितने हो गए आपके 2700। ठीक है, अब 4 डिजिट आपको पूरे नहीं चाहिए, आपको दिख रहा है क्योंकि ऑप्शंस में देखो 1040, 49, 50 और 48 है। तो चलो टोटल मुझे 3089 डिजिट यूज करने थे, यहाँ तक मैंने कितने डिजिट यूज कर लिए, 27, 180 और 9, 9, 8, 8, 2, 2889 यूज कर लिए और टोटल मुझे 3089 यूज करने थे। तो बचे कितने, ये आपके बच गए 200। ठीक है, 200 डिजिट बच गए मेरे पास। अब मेरे पास आएंगे कितने डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर कितने यूज होंगे इसके लिए मैं डिवाइड दे दूं, यानी कि 50 नंबर यूज होंगे। अब 999 तक मैं पहुंच गया था, इसके बाद 50 नंबर और तो कितने हो गए 1049, 1049 आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था ना। तो आपको एक तरीका मिल गया सीखने का कि जब भी डिजिट आएगा तो उसके लिए हम सिस्टमेटिक ढंग कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका क्वेश्चन रह गया था, इसको आपको आप नंबर सिस्टम में कह लो, रीजनिंग में कह लो, कहीं भी कह लो, एक मिसलेनियस क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसके साथ हमारा मैथ्स और रीजनिंग का टॉपिक खत्म होता है, जो कि हमारे सिलेबस का लगभग 65 to 70% पोर्शन है। और सी सेट को निकालने के लिए इस चीज़ को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया जियोमेट्री का एक टॉपिक बचा हुआ है जो कि अगर मुझे बाद में समय मिलता है और मुझे लगता है कि पढ़ाना है तो उसको मैं अलग से लेक्चर लेके जितना कम टाइम में हो सकता है उसको मैं पढ़ा दूंगा। बाकी रीजनिंग में आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत है। मतलब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस तो आपको बहुत करनी है। ठीक है, इन नोट्स को आपको निकाल के रखना है, जहाँ ही कुछ नया मिले उसको इन नोट्स में ऐड करते जाना है। ठीक है, इसके बाद से हम कॉम्प्रिहेंशन की क्लास चालू करेंगे, वो आप बहुत ध्यान से देखना। 5 क्लासेस के अंदर हम कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसमें हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही समझेंगे, क्योंकि यूपीएससी का कुछ तरीका है कॉम्प्रिहेंशन पूछने का। ठीक है, और उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि भाई आपको अपने लेवल पे कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी कैसे करनी है डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, बाकी अगर कोई और टॉपिक कोई क्वेश्चन आपको लगता है तो आप मेल कर सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग का। तो जैसे ही क्लासेस ये वाली खत्म हो जाएंगी उसके बाद में उनके शॉर्ट्स बना के डालना चालू करूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको मैथ्स और रीजनिंग समझ में आई है। और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे, यूजफुल लगे, तो जिन और लोगों को आप जानते हैं जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सी सेट की भी क्लासेस चाहिए तो आप उनको साथ उनको शेयर कीजिए। ठीक है,
थैंक यू सो मच।